अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हम लोगों ने स्टैट 404 का मिड टर्म का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर 1 से 3 तक मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग लेक्चर 4 से लेके लेक्चर 6 तक इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इसमें हमने क्या पढ़ना है कि कोरिलेशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, कोरिलेशन जो है एक ऐसा वर्ड है जो कि को और रिलेशन दो अल्फाज से मिलके बना है। को का मतलब होता है टुगेदर और रिलेशन जो है किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान का रिलेशन। तो इसको बाय डेफिनेशन हम कैसे पढ़ेंगे कि टू वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड इफ़ दे टेंड टू साइमल्टेनियसली वेरी टुगेदर इन सम डायरेक्शन। मतलब कि दो वेरिएबल को हम उस टाइम को रिलेटेड कहते हैं अगर तो वो दोनों साइमल्टेनियसली किसी एक डायरेक्शन में, किसी खास डायरेक्शन में वेरी कर रहे हों। ठीक है, तो अगर तो ये क्वांटिटीज़ हम लोग कह लेते हैं एक्स और वाई ऐसे वे में वेरी कर रही हैं कि एक में हम अगर चेंज करें तो दूसरा अपने आप उसके अंदर चेंजिंग आती जाए, तो इस तरह के वेरिएबल्स का रिलेशन जो है उन्हें हम कहते हैं कि वो दोनों वेरिएबल को रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन को आगे देख लेते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में जो हम लोग देख सकते हैं। आप लोग रीड कर लीजिएगा, कोई इतना ख़ास नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन हम लोग देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट इज़ लीनियर कोरिलेशन एंड सेकेंड इज़ नॉन लीनियर कोरिलेशन। When plotted on a graph it look like a straight line। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है कि जब उसे हम किसी स्कैटर ग्राफ के ऊपर हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हमें नज़र आता है। दिस मीन्स इफ द डेटा पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन अ स्कैटर लाइन शोज और लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन देन द कोरिलेशन इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करें किसी स्कैटर प्लॉट के ऊपर और वो एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हमें नज़र आए तो इस तरह का कोरिलेशन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। और अगर जो है वो स्ट्रेट लाइन ना नज़र आ रही हो, हमें कोई किसी स्ट्रेट लाइन के बजाय किसी कर्व या किसी और शेप में आ रहा हो, तो फिर उस डेटा को हम लोग कहते हैं कि वो नॉन लीनियर जो है कोरिलेशन है। इसकी डायग्राम जो आप देख सकते हैं, लीनियर में जो है वो अपवर्ड भी हो सकती है उसकी डायरेक्शन और डाउनवर्ड भी हो सकती है। और नॉन लीनियर में जो है उसकी शेप स्ट्रेट लाइन की तरह की नहीं होगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन की कितनी टाइप्स होंगी? 3 टाइप्स होती हैं इसकी। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल कोरिलेशन, सेकंड है मल्टीपल लीनियर कोरिलेशन और थर्ड है पार्शियल लीनियर कोरिलेशन। सिंपल लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि इसमें सिर्फ दो वेरिएबल ही इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। मल्टीपल में क्या होता है कि उसमें दो से ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं और उनमें से सिर्फ एक जो है डिपेंडेंट होता है, बाकी दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों या जो जितने भी हम लोग लें तो वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। पार्शियल लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है कि this type also involve more than two variables. One is dependent variable and more than one are independent variables, but only one independent variable is considered। इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने जितने भी हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं ना, सिर्फ उनमें से एक को कंसीडर करना है, बाकी सबको हमने कांस्टेंट जो है रख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंपल कोरिलेशन की फ़र्दर क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। फ़र्दर इसको हम लोग 3 तरह की कोरिलेशन में सिंपल को हम लोग डिवाइड करते हैं। उसमें पहली टाइप आ जाती है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन इस तरह से होता है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोपोर्शंस आपने पढ़े होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह का होता है। जैसे हम लोग एक वेरिएबल की जो है वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो उसके साथ साथ ही दूसरे की भी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम लोग पहले की डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो डायरेक्ट जो है हमारा प्रोपोर्शन वाला हिसाब है इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन में कि एक की वैल्यू बढ़ाओ तो दूसरे की बढ़ जाती है, एक की वैल्यू घटाओ तो दूसरे की भी कम हो जाती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास इन्वर्स होता है वो ये पॉजिटिव कोरिलेशन का। मतलब कि अगर हम लोग तो एक वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरा अपने आप डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है, या हम लोग दूसरे की इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पहले वाला डिक्रीज़ हो जाए। इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन उस टाइम होता है जब आप एक क्वांटिटी की वैल्यू बार बार चेंज करे जा रहे हैं लेकिन उसकी वजह से दूसरी पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, वो तो अनचेंज्ड है, वो तो वैसे की वैसे पड़ी हुई है। तो इस तरह की इस टाइप की जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं कि कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है,
मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को पढ़ने के कितने मेथड्स हैं हम लोग देखते हैं। उनमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास स्कैटर प्लॉट मेथड। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि आप लोगों ने कैसे करना है। जस्ट आपने अपना डाटा उठा के एक्सेल के अंदर एंटर करना है, वहाँ से जाके आपने इंसर्ट के टैब में स्कैटर प्लॉट का जो है ऑप्शन होगा। प्लॉट्स काफ़ी तरह के होंगे, तो वहाँ पर आपने स्कैटर प्लॉट से ड्रॉ कर लेना है इसको, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, और नंबर 3 पे है पियर्सन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब इनकी हम लोग यूजेस भी देखेंगे, उनके फार्मूलाज भी। तो स्कैटर प्लॉट मेथड की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग पिछली वीडियो दोबारा देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आई है तो। आगे है हाउ टू मेजर कोरिलेशन न्यूमेरिकली। ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड है ना, कि जस्ट हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। लेकिन इससे क्या होता है कि ग्राफ से हमें कोई भी एक एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है, एग्जैक्ट हमारे पास जो है एक आंसर नहीं निकलता है जो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोरिलेशन को न्यूमेरिकली फाइंड करते हैं। और न्यूमेरिकली फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे आके कोरिलेशन कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग पहले यहाँ पे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, PPMC से हम इसे जाहिर करते हैं। और इस कोफिशिएंट को जो है एक स्टेटिस्टिशियन थे हमारे कार्ल पियर्सन, जिन्होंने इसी जो है स्टैटिस्टिकल हमारे कोरिलेशन और रिग्रेशन के एरिया में बहुत सा काम किया था इस पर। तो उनके नेम से इसको नेम दिया गया था इस कोफिशिएंट को। कोरिलेशन कोफिशिएंट कंप्यूटेड फ्रॉम द सैम्पल डेटा मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है किसी भी सैम्पल डाटा से अगर हम मेजर करते हैं तो उससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो दोनों वेरिएबल के दरमियान का जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी हमें स्ट्रेंथ मालूम होती है। दूसरे नंबर पर उसकी डायरेक्शन का हमें पता चलता है कि आया कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। It also helps in finding out that either the two variables are moving in the same direction or not. इससे ये भी हमें पता चलता है कि उनकी डायरेक्शन जो है सेम है या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। सिंबल फॉर द सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज स्मॉल आर। स्मॉल आर से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और सिम्बॉलिक इसकी पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है इसमें हम लोग को रो जो है ग्रीक स्मॉल लेटर है हमारे पास रो, इससे हम जाहिर करते हैं इसको, ठीक है। जो हम लोग दूसरा रो यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या है कि इसकी हमारे पास रेंज होती है -1 से +1 तक। अगर तो हमारी वैल्यू -1 के नज़दीक है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर +1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन है। और अगर हमारी 0 के नज़दीक लाई कर रही है तो वीक कोरिलेशन होगा। और अगर एग्जैक्ट 0 पे हमारी वैल्यू आ जाती है तो हमारा कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने डिटेल में यहीं पे लिखे हुए हैं, आप लोग इसको रीड भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी PDF का जो है लिंक दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम के ज़रिए देखते हैं कि R जो है हमने ए जो डायग्राम है इसके अंदर हमने R 0.50 लिया है, ठीक है। 0.50 लिया और आप डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं एक दूसरे से दूर दूर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 0 के नज़दीक है तो इसका वीक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट डायग्राम में हम लोगों ने R की वैल्यू जो है बड़ी कर दी, 0.80 आ गई, मतलब वो 1 के करीब है। तो उसके डेटा पॉइंट्स एक दूसरे के नज़दीक लाई करेंगे अब, और एक दूसरे के नज़दीक लाई करेंगे तो उनका फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। और लास्ट वन जो इमेज हमने ली है वहाँ पे हमने एग्जैक्ट 1 वैल्यू ले ली है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन हमारा बनता है और डेटा पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें शो हो रही है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर का फार्मूला क्या होता है और इससे हम लोग नेक्स्ट मज़ीद कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। आर का फार्मूला बिल्कुल वही जो हम लोग बी का फार्मूला देखा था ना, आपने क्या करना है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर है ना, जो सॉरी यहाँ पे होल का स्क्वायर आएगा, ये वाला आपके पास ये यहाँ पे होल का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आप लोग दोबारा से सेट कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे आपका जो है ये सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर है। ये तो बी का फार्मूला आपको याद है ना कि n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर। ये यहाँ तक आपने फार्मूला लिख के ना उसके आगे आपने क्या करना है कि n को मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर यही प्रोसेस जो हमने y के साथ किया था वही आपने
सॉरी, जो हमने एक्स के साथ किया था, मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर और माइनस सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर लिया था ना, वही आपने वाई के साथ करके उनके ऊपर, दोनों के ऊपर आपने मल्टीप्लाई करके उनके ऊपर स्क्वायर रूट दे देना है, ठीक है। ये फार्मूला इस तरह से आपने याद करना है। जहाँ पे एन जो है हमारा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स को शो कर रहा है। देयर आर नो यूनिट्स एसोसिएटेड विद आर, आर के साथ कोई भी यूनिट हमारा मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होगा। आर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और वो सिंगल ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर विल रिमेन अनचेंज इफ एक्स एंड वाई वैल्यूज आर स्विच। अगर हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू स्विच करते हैं आपस में, तो आर की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी आर हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर प्लॉट फॉर द डेटा ऑब्टेन्ड इन अ स्टडी ऑन द नंबर ऑफ एब्सेंस एंड द फाइनल grades of 7 randomly selected students from a statistic class. द डेटा इज़ शोन इन हेयर। उन्होंने कहा है कि 6 स्टूडेंट्स को उन्होंने डेटा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो उनके ग्रेड पॉइंट्स हैं, उनकी जो छुट्टियाँ जो उन्होंने की हैं उसके हिसाब से उनके ग्रेड पॉइंट्स हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको स्कैटर प्लॉट पे ड्रा करना है। सिंपल वही, आपने एक्सेल के अंदर डेटा डालना है अपना और स्कैटर प्लॉट ड्रा करना है। उसके बाद आपने स्कैटर प्लॉट की आपकी डायग्राम कुछ इस तरह से होगी कि आपके डाटा पॉइंट्स जो हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो है स्ट्रेट लाइन है, तो फिर लीनियर रिलेशनशिप आपका बन रहा है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। स्टेप 2 पे आपने क्या करना है कि आर का जो फार्मूला है इसमें आप चेक करें हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। एक्स और वाई तो हमें दिए हुए हैं ना, वहाँ से हम लोग सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमें फार्मूला में ज़रूरत किस चीज़ की है, एक्स वाई की ज़रूरत है। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाएं, फिर एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। उसके बाद सिग्मा एक्स का होल का स्क्वायर तो हम लोग सिग्मा एक्स से ले लेंगे ना, और हमें वाई स्क्वायर का कॉलम चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि ये वाला टेबल जो है हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमने फाइंड किया, उनकी वैल्यूज़ को ऐड किया, लास्ट पे सिग्मा जो है सबका निकाल लिया है। उसके बाद हमने आर के अंदर वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे हमारा आंसर जो है नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है नेगेटिव हमारे पास कोरिलेशन होगा, इसके दरमियान में रिलेशनशिप जो है नेगेटिव होगा। और हमने ये चेक कैसे करना है कि आर की वैल्यू हमारी करेक्ट है या नहीं। तो आर की जो हमने पीछे अभी एक यहाँ पे रेंज पड़ी थी कि -1 से लेके 1 तक आर की होगी रेंज। तो अगर तो आपकी इन दोनों के दरमियान में लाई कर रही है तो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अगर इससे बड़ी हो जाती है या -1 से नीचे आ जाती है या -2 की तरफ चली जाती है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत है। फिर आप अपना प्रोसीजर खुद दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी -0.944 है, रेंज के अंदर लाई कर रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन इससे क्या होगी कि स्कैटर प्लॉट को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं लीनियर रिलेशनशिप है, और क्योंकि लाइन हमारी जो है नीचे की तरफ आ रही है स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। और आर की वैल्यू भी नेगेटिव में है, तो इसका भी मतलब इससे भी हमें पता चलता है कि नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्योंकि -1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है वो। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोरिलेशन जो है किसी भी चीज़ की वजह नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान में इफेक्ट हमें बताता है। ये नहीं है कि लाजमी हो कि कोरिलेशन जो है दोनों वेरिएबल्स के अंदर कोई अगर गुड रिलेशनशिप है भी, तो लाजमी नहीं कि वो कोरिलेशन की वजह से है, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 आगे हम देखते हैं कि रैंक कोरिलेशन के बारे में है। रैंक कोरिलेशन में हम लोगों ने पढ़ना है पियर्सन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। अब पिछले जो है स्कैटर डायग्राम वगैरह में उनमें लिमिटेशन क्या थी कि स्कैटर डायग्राम को हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें डायरेक्शन का पता चल सकता है। हम लोग डायरेक्शन पता चला सकते हैं उसकी कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लेकिन उससे हमें कोई भी एग्जैक्ट जो है डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमें इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हम उससे देख के। उस प्रोसेस के लिए हमने क्या करना है कि हमने नेक्स्ट एक और कोफिशिएंट का यूज़ करना है, जिससे हमने पियर्सन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का नाम दिया है, ठीक है। तो इसको क्यों यूज़ करते हैं इसमें, तो पहले नंबर पे हमें कोई भी अजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है रैंक डेटा के फॉर्म में, अगर हमारे पास डेटा हो रैंक्स की फॉर्म में, तो हम इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको डेवलप किसने किया था, दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोवेरिएबिलिटी और द लॉक ऑफ इट बिटवीन टू वेरिएबल्स वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन इन 1904। तो MCQ उसके हवाले से है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे रैंक कोरिलेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, आपने जस्ट फार्मूला पे फोकस करना है। RS पियर्सन का रैंक कोरिलेशन है ना, तो RS से हम लोग इसे डिनोट कर सकते हैं। पहले वाला हमारा सिंगल R से हमने डिनोट किया था, कार्ल पियर्सन था, और ये हम लोग RS से डिनोट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, इसको भी R से ही डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने RS यूज़ किया है। RS इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइड बाई N इंटू N - 1
n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आर एस यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन है, डी हमारा डिफरेंस है रैंक्स के दरमियान में, और एन जो है नंबर ऑफ डेटा आइटम्स और नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम इसे कह सकते हैं। अब फीचर्स क्या हैं इसके रैंक कोरिलेशन के, इसके अंदर सबसे पहले तो इसकी रेंज जो है -1 से लेके +1 तक है, ठीक है। रैंक कोरिलेशन को ये जो रैंक कोरिलेशन है, हम इसे जैसे हमने कार्ल पियर्सन को इंटरप्रेट किया था सेम वे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेजरमेंट, मतलब कि इसमें हम लोग को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आया कि आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, ठीक है। हम लोग जो भी पॉपुलेशन यूज़ कर रहे हैं उसी में से ड्रा करेंगे इसके assumptions, ठीक है। स्पियरसन फार्मूला इज़ द ओनली फार्मूला अवेलेबल टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन रैंक्स लाइक क्वालिटेटिव करेक्टर्स फॉर एग्जांपल ब्यूटी। अब क्वालिटेटिव करेक्टर्स के दरमियान में कोरिलेशन हम लोग न्यूमेरिकली तो फाइंड नहीं कर सकते ना, तो उस काम के लिए भी स्पियरसन फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। तो टाइप ऑफ रैंक मेथड कौन कौन से हैं, इसमें 3 तरह की टाइप्स हैं रैंक मेथड की। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है जहाँ पे डाटा रैंक्स के फॉर्म में मौजूद होता है, दूसरे नंबर पे जहाँ पे रैंक्स इवन नहीं होते और आपको खुद से रैंक्स बनाने पड़ते हैं, और नंबर 3 पे जहाँ पे रैंक्स जो हैं टाइम टू टाइम रिपीट हो रहे हों। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास आईसीसी रैंकिंग की एग्जांपल है। टेस्ट रैंक हमारे पास ही ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, काफ़ी जो ममालिक हैं उनके दरमियान में उन्होंने टेस्ट रैंक और 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उनकी रैंक्स ही हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है इसके दरमियान में, कोरिलेशन इनके दरमियान में क्या बनेगा। तो फार्मूला के हिसाब से हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें डी स्केयर की ज़रूरत है, एन हमें पता है कि 9 है, ये 9 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो डी हमने फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करना है कि सिंपल जो आपके पास दोनों कॉलम दिए हुए हैं उनको माइनस करके आप लोगों ने डी निकाल लेना है डिफरेंस इनका, फिर उसी डी को आपने स्केयर कर लेना है, ठीक है। उसको स्केयर करने के बाद उसको ऐड कर लेना है, सिग्मा डी स्केयर हमारे पास 20 आ जाएगा। तो सिंपली आपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करते जाना है और आर एस आपके पास 0.833 जो है आंसर आ जाएगा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ठीक है जी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे आते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं एक से ज़्यादा हो, ठीक है। उसमें एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या लोगे, चावल की फसल है, ठीक है। उस फसल के लिए कौन कौन से हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले तो ज़मीन का ज़रफ़ेस होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो उसके ऊपर फर्टिलाइज़र अप्लाई हो रहा है, फिर उसकी क्वालिटी जो है बहुत मैटर करती है, फिर रेनफॉल जो है वो भी मैटर करती है कि कुछ इलाकों में रेनफॉल बहुत होती है और फसल अच्छी होती है, कुछ इलाकों में नहीं रेनफॉल इतनी होती है और वहाँ पे फसल अच्छी नहीं निकलती है। और लास्टली जो है हमारे पास क्वालिटी ऑफ सीड्स है, तो सीड की क्वालिटी भी मैटर करती है, जाहिर सी बात है। तो क्या है कि इसमें इतने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन केसेस में आके हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ये एग्जांपल है हमारे पास, द नर्सिंग इंस्ट्रक्टर विशेज़ टू सी वेदर अ स्टूडेंट्स ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड एज आर रिलेटेड टू स्टूडेंट स्कोर। उन्होंने कहा है कि एक स्कूल में जो है कि कुछ स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ ने, और वहाँ पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स की ग्रेड पॉइंट्स, उनकी एज और उनका स्कोर जो है बोर्ड नर्सिंग एग्ज़ाम में उन्होंने उनका डेटा कलेक्ट किया है। तो कहते हैं कि उन्होंने देखना है कि आया कि ये एक दूसरे के ऊपर इनका कोई इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों का, एज का जीपीए पे, एज का जो है स्कोर पे, इनका कोई फ़र्क इन चीज़ों से पड़ता है क्या। उसके लिए टेबल में हमारे पास डेटा है जीपीए का और एज का और स्कोर का, ठीक है। डेटा आप लोगों ने देख लेना है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, y इज़ इक्वल टू, ये डेटा के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करने के बाद ये जो आपके पास इक्वेशन निकलेगी, तो इसको हम लोग डिटेल में बाद में नेक्स्ट एक एग्जांपल में देखेंगे कि ये वैल्यूज़ हमने कैसे निकालनी है, ठीक है। इसका फार्मूला भी दिखाऊंगी मैं, b1 और b2 की वैल्यू कैसे आई है और a की। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि रिग्रेशन इक्वेशन कंटेन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल x। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारी इक्वेशन चेंज होके a प्लस b1x1 प्लस b2x2, जितने वेरिएबल होंगे उतनी b की वैल्यूज़ होंगी साथ, ठीक है। a हमारे पास सिंगल ही रहेगा। जनरल फॉर्म कौन सी होगी,
जनरल फॉर्म हमारी ये होगी इक्वेशन की, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस b1x1 प्लस b2x2 प्लस अप टू सो ऑन सो फॉर बी के एक्स के। और यहाँ पे वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्स की सारी वैल्यूज़ जो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी और बी की सारी वैल्यूज़ जो हैं पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होंगे। के जो है वो हमारा नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, मतलब कि अगर हम लोग 100 तक ले जाएँ, 90 तक ले जाएँ, जितना भी हो, तो वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की काउंट है हमारे पास, ठीक है। अजम्पशन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की सेम है जो हमने उसमें पढ़ी थी सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। आप लोगों ने वो लेक्चर दोबारा देख लेना, इसके अजम्पशन समझ आ जाएंगे आपको। समरी इसमें क्या है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन लाइन जो है हमारे पास आएगी वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस b1x1 प्लस b2x2। कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड पार्शियल कोफिशिएंट्स, इनके जो बी की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी पार्शियल कोफिशिएंट कहलाएंगी। और सिमिलर अजम्पशन जैसे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में फाइंड की थी वही हमारी यूज़ होंगी। अभी हम लोगों ने देखना है कि नॉर्मल इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करेंगे या एस्टिमेट कैसे करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, A researcher wants to know the earnings of restaurants using two independent variables। कहते हैं कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं उन्होंने यूज़ किए हैं। वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, उनमें एरिया आ जाता है नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे हमारे पास है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, इनकम है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, और एरिया है हमारे पास। उन्होंने कहा है कैलकुलेट दी एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर दी अबव डेटा। इसके लिए हमने एस्टिमेटेड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन जो है फाइंड करनी है। नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वाई हैट जो है हमने अभी देखा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में ए प्लस b1x1 प्लस b2x2 होती है। अब आपने क्या करना है, सिग्मा को आपने मल्टीप्लाई करवा देना वाई के साथ, ठीक है। तो सिग्मा वाई आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये ए के साथ एन क्यों आया, इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग सिग्मा को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एन ए प्लस b1 सिग्मा जो है x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b2 सिग्मा x2। फिर आपने क्या करना है कि इसी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसी के साथ आपने सिग्मा x1 को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये तीनों इक्वेशन इसी तरह आएगी। एक दफ़ा आपने x1 मल्टीप्लाई करना है वाई वाली इक्वेशन के साथ, दूसरी दफ़ा आपने सिग्मा x2 मल्टीप्लाई करना है। तो ये तीनों इक्वेशन जो है इनको हम कहेंगे ये नॉर्मल इक्वेशन होती हैं हमारी, ठीक है। गिवन डेटा हमारे पास ये था। अब इन इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, x1 की ज़रूरत है, x1 स्क्वायर की ज़रूरत है, x1 x2 की ज़रूरत है, और x2 स्क्वायर की ज़रूरत है। ये आपने सारी वैल्यूज़ हैं टेबल के अंदर ड्रा करके आपने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि रेलिवेंट वैल्यूज़ जो हैं फर्स्ट इक्वेशन पे पुट करते जाना है। सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस b1 सिग्मा x1 प्लस b2 सिग्मा x2, इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये 5 हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी, यहाँ पे देखें 30 वाली फर्स्ट है, 22 वाली सेकंड है, 16 वाली थर्ड है, 7 वाली फोर्थ है, और 14 वाली हमारे पास फिफ्थ वैल्यू है। इसके साथ आपने 5 लगा देना है के साथ प्लस। अब हमारे पास सिग्मा x1 यहाँ पे क्या निकला था, ये x1 का कॉलम है, इधर हमने 30 हमने वैल्यू निकाली है इसकी, ठीक है। सिग्मा x1 के साथ आपने v1 लगा देना है, 30 v1 प्लस 52 b2 इक्वल टू 89। सिमिलरली आपने सारी वैल्यूज़ पुट करके ये तीनों इक्वेशन जो है नॉर्मल इक्वेशन डिराइव कर लेनी है। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब कि कोई भी दो इक्वेशन लेके उनमें से आपने b1 b2 की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो फर्स्ट वाली दोनों इक्वेशन लेते हैं। आपने क्या करना है कि पहली इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारा 30a इसका फर्स्ट इक्वेशन का 30a हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 30a मौजूद ही है। तो आपने वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन इसमें से क्या आएगी, 58 b1 प्लस 39 b2 इक्वल टू 85, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन 4 का नाम दे लेना है। सिमिलरली आपने ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन 2 जो है उसमें 30a है, और उसके बाद जो है इक्वेशन 3 में 52a है, ठीक है। आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को 52 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, और इक्वेशन 3 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसकी वजह से एक ही दोनों की वैल्यूज़ बराबर आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है, देखें 15 60 जो है दोनों में, इक्वेशन 5 में और इक्वेशन 6 में देखें ये की वैल्यू बराबर आ गई। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर यहाँ से हमारी इक्वेशन जो है एक और निकल आई जिसमें हमने b1 और b2 की वैल्यूज़ देखी, 18 4 6 b1 प्लस 7 92 b2 इक्वल टू 1978। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने क्या करना है, अब इक्वेशन 7 हो गई b1 b2 वाली, और इक्वेशन 4 हो गई b1 b2 वाली। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपने पहले इन दोनों में से या b1 की वैल्यू निकाल लेनी है या b2 की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके लिए आपने फिर से क्या करना है कि इक्वेशन 4 को 1846 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
और फिर इक्वेशन 7 को आपने 58 से मल्टीप्लाई करके आपकी ये जो इक्वेशन होंगी इनमें B1 की वैल्यू जो है दोनों की बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन 8 और 9 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास B2 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। B2 की वैल्यू आपके 1.62 निकल आएगी, ठीक है। 62 निकल आई। अब आपने क्या करना है कि 1.62 B2 की वैल्यू जो है आपने किसी भी इक्वेशन में पुट करके B1 की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये जो सिर्फ आप उन इक्वेशन में पुट कर सकते हो B2 जहाँ पे सिर्फ B1 हमारे पास दूसरा कोफिशिएंट है। यहाँ पे जैसे इक्वेशन 8 के अंदर है हमारा B1 B2, या फिर इक्वेशन जो है हमारी यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे B1 B2 है, इसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका सेम ही आएगा इससे। फिर B1 की वैल्यू हमारे पास 0.38 निकल आई, ठीक है। अब हमारी रहेगी ए की वैल्यू। ए के लिए आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी LMS वाले सर जो हैं उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की थी, इसकी वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दी है। तो ए की वैल्यू जो है -1.33 निकल आई। तो फाइनल इक्वेशन में हमारे पास क्या होगी, वाई हैड इज इक्वल टू ए की वैल्यू -1.33 प्लस B1 x1, बी की वैल्यू थी 0.38 और B2 की वैल्यू थी 1.62। तो x हमने लिया था, x1 एरिया था हमारे पास और x2 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ था। इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि फ़र्स्ट केस में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम लोग कांस्टेंट रख लेते हैं, मतलब कि जो x2 था उसको कांस्टेंट रख लेते हैं और हम लोग x1 को कंसीडर करते हैं, तो हमारी इंटरप्रिटेशन क्या होगी इस केस में कि फॉर ईच यूनिट ऑफ चेंज इन द एरिया ऑफ फ्लोर x1 देयर इज़ अ चेंज ऑफ 0.38 यूनिट इन द इनकम विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बीइंग हेल्ड कांस्टेंट। कि यहाँ पे अगर हम लोग कहते हैं कि x1 फ्लोर जो है एक यूनिट हम लोग फ्लोर का चेंजिंग करेंगे तो हमारे पास 0.38 यूनिट इनकम के अंदर चेंजिंग आएगी। इसी तरह अगर हम लोग सेकंड नंबर पे हम लोग x1 को कांस्टेंट रख लेते हैं, नंबर ऑफ इनकम को यहाँ पे हम लोग एरिया फ्लोर एरिया को कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारे पास क्या इंटरप्रिटेशन होगी कि ईच जो है एक हम लोग यूनिट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का चेंज करेंगे तो हमारी इनकम के अंदर 1.62 यूनिट चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। अभी हम देखते हैं कि अगर हम डेरिवेशन फॉर्म इसकी यूज़ करें B1 B2 की, ये तो प्रोसेस हो गया ना बहुत लेंथी, इतनी सारी फ़र्ज़ करें ये तो 3 इक्वेशन थी तो हमारा इतना लेंथी प्रोसीजर हुआ यहाँ पे, ठीक है। B1 B2 हमने फाइंड किया है। अगर हमारे पास कांस्टेंट जो है 10 आ जाए फ़र्ज़ करें, ठीक है, 10 कांस्टेंट आ जाए आपके पास, तो आपके इतनी लेंथी जो है उसको करते बैठेंगे और उसमें फिर क्या होगा कि ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो हमें हैंडल करना भी मुश्किल हो जाएंगे। उसके लिए अब हम लोग B के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। बी का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, इसी डेटा को लेते हैं। बी का फार्मूला होगा हमारे पास B1 का सिग्मा x1 y सिग्मा x2 होल का x2 का स्केयर, ठीक है, माइनस सिग्मा x2 y इंटू सिग्मा x1 x2, ठीक है। सिर्फ ये आपने ऊपर वाला पोर्शन याद करना है, नीचे वाला पोर्शन दोनों का B1 B2 का सेम है। सिग्मा x1 का स्केयर सिग्मा x2 का स्केयर माइनस सिग्मा x1 x2 होल का स्केयर। तो नीचे हम लोग जब B2 की बारी आएगी तो जहाँ पे हमने x2 लिखा था वहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने x1 लिखा था वहाँ पे x2 को रिप्लेस कर देना है। सिर्फ सिंपल इतना काम करना है। और a की वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए y का बार माइनस B1 x1 बार माइनस B2 x2 बार ये फार्मूला यूज़ करना है। तो हम लोगों ने वो सारा ऊपर देखा हुआ था डेटा, ठीक है। वाई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, वाई माइनस वाई बार, मतलब कि यहाँ पे आपने एवरेज निकाल लेनी है, मीन निकाल लेना है पहले वाई का एक्स का, ठीक है। वाई का x1 का x2 का मीन निकाल लेना है, उसके बाद आपने वाई की x1 की और x2 की वैल्यूज़ निकालनी है इनमें से, ठीक है। y माइनस वाई बार x1 माइनस एक्स बार और x2 माइनस x2 बार इनसे आप लोगों ने वैल्यूज़ निकाली इनकी। तो हमें जो बाकी जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन जो हमारी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी ये फार्मूले में देखें। यहाँ पे x1 y x2 का स्केयर x2 y और x1 x2 इनके स्केयर चाहिए और लास्टली हमारे पास यहाँ पे x1 का स्केयर चाहिए हमें। तो इन सारी कैलकुलेशन को करेंगे हम लोग ऊपर वाले डेटा से देख के, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सिंपली जो है वैल्यूज़ फार्मूला में पुट करके तो आंसर निकाल लेना है इसका, ठीक है। B2 का भी इसी तरह और A का भी। तो ये जो है मेथड साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इससे भी सेम वही इंटरप्रिटेशन होगी इससे कि एक दफ़ा हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को कांस्टेंट हेल्ड कर लेना है और दूसरी दफ़ा हमने जो है एरिया को कांस्टेंट रख लेना है। बस यही था जी। आगे हम लोग समरी देख लेते हैं कि
Instead of solving the three normal equations simultaneously, which is a tedious work, alternatively we can use a formula to find the coefficient values. वही कि फार्मूला इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय आप लोग जस्ट फार्मूला लगाएं और वैल्यूज निकाल लें. फार्मूला इज डिज़ाइन टू अप्लाई ऑन द डेटा इन डेरिवेटिव फॉर्म. के डेरिवेटिव फॉर्म में हम लोग फार्मूला जो है डिज़ाइन किया है, तो हम लोग डेविएशन फॉर्म इसमें यूज़ कर सकते हैं. इट विल एलिमिनेट द सेम वैल्यूज़ टू मेक कंप्यूटेशन सिंपल. आपने सिर्फ क्या करना है कि कांस्टेंट जो है रिग्रेशन मॉडल के अंदर पुट करने हैं और उससे आपने रिजल्ट जो है इंटरप्रेट कर लेना है. ठीक है जी, तो यहाँ तक था हमारा आज का पार्ट. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.